जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे मैं रहूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रोजा अहमद आवाज नई दिल्ली से फिर एक बार आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। चेतना, किस्से, कहानियां, कविताएं मंच की ओर से शुरू किए गए नए प्रोग्राम महान हस्तियों की कहानी चेतना मंच की जुबानी में यादों की रह गुजर का चौथा सेशन लेकर आज की शाम मेरे साथ वक्ता और अतिथि के रूप में मंच पर फिर से मौजूद हैं पटियाला पंजाब से डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी का लगातार हमारे मंच से जुड़े रहना दिखाता है कि वो उनको हमारे मंच से कितना प्यार है और सर का हमारे साथ होना हमारे इस प्रोग्राम की शोभा में चार चांद लगा देता है। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोजा जी। चलिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की शाम हम जिस महान हस्ती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है देव आनंद। देवानंद साहब को उनके मुख्तलिफ स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है और साथ ही उनके अलग से अभिनय करने का अंदाज भी, और जो उनको सबसे खास बनाता है वो है उनकी डायलॉग डिलीवरी। तो आज की शाम हम देवानंद साहब के विषय में चर्चा करते हैं। तो सर, आज की शाम की चर्चा का विषय मैंने अपने दर्शकों को बता ही दिया, तो इनके बचपन से मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा चेतना मंच का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं बॉलीवुड की इस महान हस्ती देवानंद साहब के बारे में आपके साथ चर्चा करूं। तो आपने बचपन की बात कही है, तो मैं बता दूं कि इनका जो बचपन का नाम था वो था धर्मदेव किशोरीमल आनंद। दरअसल किशोरीमल आनंद इनके पिताजी थे, जो गुरदासपुर कोर्ट में एडवोकेट थे। इन्हें अपनी माँ से बहुत प्यार था और यूं समझ लीजिए कि जब जब इनकी माँ बीमार पड़ती ये बहुत जी जान से उनकी सेवा करते। कई कई मील पैदल चलते हुए जाते उनके लिए दवाइयां लेने, और उनमें बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता था सेहत के लिए, तो वो बकरी का दूध लेकर आते, कितने कितने मील चलकर जाते। और उनकी माँ अक्सर इन्हें कहा करती थी कि देव, तूने मेरी बहुत सेवा की है और देखना ये माँ की सेवा तुझे फल देगी और एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और माँ की यह आशीष उनको लगी ही। और सभी जानते हैं कि देवानंद साहब बहुत बड़े कलाकार बने बॉलीवुड के। 26 सितंबर 1923 को इनका जन्म हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्मदेव किशोरीमल आनंद के नाम से। 1942 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। 1943 में पहले तो इनका मूड था लंदन जाके पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने का, लेकिन पैसों की तंगी ने मजबूर किया और इन्होंने गाड़ी पकड़ ली मुंबई की ओर। मुंबई आ गए एक्टर बनने की चाह में। लेकिन एक्टर बनने का सफर भी कौन सा इतना आसान होता है। जब ये मुंबई पहुंचे तो इनकी जेब में मात्र 30 रुपए थे। अब 30 रुपए से भरा क्या करते, एक सस्ते से होटल में कमरा लिया और वहां कमरे में उनके साथ 3 लोग और रहते थे, और वो भी जो थे उन दिनों संघर्ष में थे और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई आए हुए थे। उन्हीं दिनों में मिलिट्री सेंसर ऑफिस में, जो कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का एक भाग था, वहां पर इन्हें नौकरी मिल गई 165 रुपए मासिक वेतन पर। काम क्या था कि जो फौजी, क्योंकि ये आजादी से पहले की बात है, तो जो फौजी बॉर्डर पर होते थे वो चिट्ठियां अपने परिवार को लिखा करते थे, तो उनको पढ़ना और सेंसर करना, जो कि सेंसर बोर्ड का काम होता है, जैसे कि कौन सी चिट्ठी घर तक वालों तक पहुंचानी है, कौन सी नहीं पहुंचानी है, किसको सेंसर करना है, किसको नहीं करना है। तो ये काम इन्होंने लगभग 1 साल तक किया। तो इस तरह से ये मुंबई किया करेगा। जैसे लाहौर में जन्मे देवानंद साहब का महानगरी का सफर कैसे शुरू हुआ? जैसे अभी आपने थोड़ा बहुत बताया कि वो चिट्ठियां सेंसर करते थे, फिर उन्होंने इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन किया, उनको पहला ब्रेक कब और कैसे मिला?
बिल्कुल सही आपका सवाल है। दरअसल 1 साल इन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम किया, लेकिन दयानंद साहब का मानना था कि सितारों से आगे जहां और भी है, ये एक जगह पर रुकने वाले नहीं थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने, इनके भाई वहां पर पहले थे, चेतन आनंद साहब मुंबई में, वो भारतीय जन नाट्य संघ यानी कि इप्टा के साथ जुड़े हुए थे, वो इनके पास चले गए और ये भी इप्टा के साथ जुड़ गए। इप्टा में छोटे मोटे रोल करने लगे नाटकों में। तो उन्हीं दिनों एक नाटक होना था जिसका नाम था जुबैदा, और उसका डायरेक्शन यानी कि निर्देशन कर रहे थे बलराज साहनी साहब। तो चेतन आनंद जी के बहुत अच्छे दोस्त थे बलराज साहनी जी, तो उन्होंने इन्हें मौका दिया और इन्हें 10 लाइनों पर एक डायलॉग दे दिया कि आप ये बोलिए, आपको बोलना है कल। तो इन्होंने सारी रात प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, रटा लगाया, अगले दिन आए, लेकिन रिहर्सल में वो 10 लाइनों का डायलॉग इनसे बोला नहीं गया। तो बलराज साहनी साहब को गुस्सा आया, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे एक्टर बनोगे तुम, ऐसे नहीं एक्टर बन पाओगे, और उन्होंने जुबैदा से इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन चाह थी उन्हीं दिनों दिलीप कुमार जी के भाई थे नासिर खान। अब आप ये सोचेंगे कि दिलीप कुमार और नासिर खान भाई कैसे हो सकते हैं, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि दिलीप कुमार साहब का भी जो स्क्रीन नेम था दिलीप कुमार था, दरअसल इनका नाम था यूसुफ खान। उनके भाई थे छोटे भाई नासिर खान। उनसे इन्हें पता चला कि वहां पर एक डायरेक्टर है पीएल संतोषी, वो एक पिक्चर बना रहे हैं हम एक हैं, और उसके एक कलाकार थे उदय कुमार, उसको उन्होंने बाहर कर दिया था। तो उसकी जगह पर एक नए चेहरे की तलाश में थे। तो जब नासिर खान साहब से हमें पता चला तो ये भी पहुंच गया ऑडिशन देने के लिए, तो इनको पुणे में बुलाया गया। वहां पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर और बिल्कुल नए डायरेक्टर कह सकते हैं, जिनको पीएल संतोषी जी के साथ काम कर रहे थे, बाबूराव पाई। बाबूराव पाई जी ने कहा कि और भी लोग थे, उनको कहा गया कि आप कोई भी एक डायलॉग बोलिए। तो वही डायलॉग जो उन्होंने 10 लाइनों का डायलॉग जो जुबैदा के लिए तैयार किया था, वो एक फर्राटे के साथ बोलते चले गए और वही डायलॉग काम कर गया। पीएल संतोषी जी और बाबूराव पाई जी को बहुत इंप्रेस किया उन्होंने, और उन्हें अपनी जिंदगी की पहली पिक्चर मिल गई हम एक हैं। लेकिन वहां से उनका कैरियर नहीं बना। उसके बाद ये पहुंचे बॉम्बे टॉकीज। एक लेखिका हुआ करती थी इस्मत चुगताई जी, उन्होंने इन्हें चर्चिल गेट स्टेशन पर देखा और इन्हें सजेस्ट किया कि आप बॉम्बे टॉकीज जाइए और वहां के बॉस से मिलिए, और वहां के बॉस थे अशोक कुमार। ये बॉम्बे टॉकीज पहुंच गए, और किस्मत की बात थी कि उस दिन एक पिक्चर की मुहूर्त शॉट की शूटिंग होनी थी, अशोक कुमार साहब वहां मौजूद थे। तो अशोक कुमार साहब चेन स्मोकर थे, सिगरेट बहुत पीते थे। तो वो 5 मिनट का ब्रेक लेकर सिगरेट पीने के लिए नीचे आए, तो देखा सामने लड़का खड़ा हुआ था देखा। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं वहां पर, तो ये कहने लगे साहब मैं तो एक्टर बना हूं। तो कहते आप कोई डायलॉग बोलकर दिखाओ। उन्होंने 2-3 डायलॉग बोले और अशोक कुमार जी को पसंद आ गए। अशोक कुमार जी ने उनका हाथ पकड़ा और ऊपर ले गए, और ऊपर जाके उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहा कि इस फिल्म की साइनिंग अमाउंट मैं आपको वापस कर रहा हूँ, ये फिल्म मेरी जगह पर ये लड़का करेगा। और वो फिल्म इनको साइन हो गई। इन्होंने वो फिल्म की, फिल्म का नाम था जिद्दी, जो कि 1948 में रिलीज हुई, और वहीं से देवानंद का नाम भी हिट हुआ। देवानंद यहाँ से हिट हुए, और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिद्दी पिक्चर ही थी जहां से किशोर कुमार को ही अपना पहला गाना गाने के लिए मिला था, देवानंद साहब के ऊपर जो फिल्म आया था गाना। वहां से उनका करियर जो था शुरू हुआ। और कमाल की बात देखिए, देवानंद साहब ने जब अपने बहुत ऊंचाई पर थे तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जोर थी। तो इन्होंने अपना एहसान उतारने के लिए अशोक कुमार साहब को उसमें एक भूमिका दी। अशोक कुमार साहब थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि भूमिका थी थोड़ी नेगेटिव, बड़ा अजीब सा रोल था, लेकिन देवानंद साहब का प्यार था, इसरार था, मोहब्बत थी। अशोक साहब मना नहीं करता है, वो रोल किया उन्होंने, और वो रोल में अशोक कुमार साहब की एक अलग पहचान बनी और एक अलग तरह से अशोक कुमार जी हिट हुए। तो ये कहानी थी कि किस तरह उन्होंने सिनेमा नगरी में प्रवेश किया। बहुत जबरदस्त जानकारी। तो मैं अक्सर अपनी अम्मा से उस जमाने की बात करें तो उस जमाने में 2 अभिनेताओं के विषय में सबसे ज्यादा सुनती थी कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, लोग उन पे एकदम फिदा थे। एक थे राजेश खन्ना साहब, वो मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, और दूसरे थे देवानंद साहब। कि मेरी अम्मा ने मुझे देवानंद साहब से जुड़ा एक काले कोट का किस्सा सुनाया था। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपनी ज़बानी वो किस्सा बताएं। काले कोट का किस्सा भी है। मैं पहले उससे पहले पीछे से बात शुरू करता हूँ। इन्होंने एक्चुअली
जब जिद्दी पिक्चर आ गई तो उसके बाद उन्होंने चेतन आनंद जी के छोटे बेटे थे केतन, तो उनके नाम पर नवकेतन स्टूडियो शुरू किया और वहां पर इन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई। और उन्हीं दिनों ये फिल्मों में नॉर्मली सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहनते थे और शर्ट का ऊपर का बटन बंद रखते थे। अब तो ये भी जानकर हैरानी होगी कि कई लोग तो इनकी फिल्मों को ये देखने के लिए देखने आते थे कि शायद इस फिल्म में उन्होंने ऊपर वाला बटन खोला होगा, लेकिन इन्होंने कभी भी ऊपर वाला बटन नहीं खोला। इनके बटन ऊपर तक बंद रहते थे और काला कोट पहनते थे। और सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट इनके ऊपर इतना जज्बा था, लोग इतने इनके दीवाने हो गए थे कि उन्हें देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। और यहाँ तक कि लड़कियां इतनी दीवानी हो गई थी कि इन्हें देखने के लिए छत से छलांग भी लगा दिया करती थी। तो उन दिनों ये बात कोर्ट में भी गई कि इस तरह से लड़कियां छत से छलांग लगा दिया करती हैं। उन्हीं दिन उनकी पिक्चर रिलीज हुई काला पानी, और वो भी हिट हुई, उसमें भी सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट। तो ये पहली बार हुआ फिल्म इंडस्ट्री में कि एक अभिनेता के पहरावे के ऊपर कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपना रोक लगानी पड़ी। इनके सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहनने पर रोक लगा दी गई ताकि इन्हें देखने के लिए लोग छत से छलांग न लगाएं और अपनी जान लगाएं। तो ये कहानी थी काले कोट की, जो कि बहुत फेमस कहानी है। बिल्कुल सही जानकारी आपकी रह जाएगी। अच्छा, डिटेल में तो मेरी अम्मा ने भी मुझे नहीं बताया था। चलिए, खैर, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। जैसे इतिहास में कई प्रेम संबंध जो है काफी चर्चा का विषय रहे हैं, और इनमें एक बहुचर्चित प्रेम संबंध था हमारे देवानंद साहब का सुरैया जी के साथ। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी जरूर। दरअसल नवकेतन से इन्होंने जो पहली पिक्चर बनाई वो थी अफसर, और उसका जो लेखक थे वो थे बलराज साहनी, वही बलराज साहनी जिन्होंने इन्हें जुगैदा नाटक से बाहर कर दिया था। और उसका डायरेक्शन कर रहे थे गुरुदत्त। तो गुरुदत्त साहब के बारे में पहले मैं बात करूंगा, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा। दरअसल गुरुदत्त से इनकी मुलाकात बड़ी अजीब थी। एक धोबी की गलती से इन दोनों के कपड़े आपस में बदल गए, और वो कपड़े जब आपस में एक्सचेंज करने के लिए मिले तो दोस्ती हो गई। और दोस्ती ऐसी हुई कि थोड़ी देर में ये वहां पर मुंबई में एक लकी रेस्टोरेंट हुआ करता था बॉम्बे टॉकीज के पास, वहां पर बैठकर समोसे खा रहे थे ये घंटे बाद दोनों। ऐसी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बढ़ती गई। और इस दोस्ती का अंजाम ये था कि इन दोनों ने एक डिसीजन लिया कि देवानंद साहब अगर जिंदगी में कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त जी को लेंगे, और अगर गुरुदत्त जी को कभी डायरेक्शन का मौका मिलता है तो वो बतौर हीरो, बतौर नायक देवानंद साहब को लेंगे। और उसी सिलसिले में नवकेतन की इस पिक्चर अफसर के लिए गुरुदत्त जी को इन्होंने, गुरुदत्त जी को वैसे बाजी में लिया था पर अफसर ने सिर्फ उनकी हेल्प ली थी इन्होंने। तो अफसर फिल्म आई, इन्होंने इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है रोमांसिंग विद लाइफ। उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि अफसर के दौरान ही इनका सुरैया की ओर झुकाव हो गया था, क्योंकि सुरैया और देवानंद उसमें लीड रोल में थे। दरअसल हुआ क्या था कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नाव में इनका सीन था नदी में, अब नाव पलट गई थी। नाव पलट गई, सुरैया डूब रही थी, इनको तैरना नहीं आता था। तो उस समय देवानंद जी ने इनको डूबने से बचाया। तो उसी समय दोनों में मोहब्बत हो गई और सुरैया ने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। देवानंद साहब ने उस जमाने में, ये 1950-51 की बात हो रही है, उस जमाने में 3000 रुपए की एक हीरे की अंगूठी अपने प्यार के इजहार के रूप में सुरैया जी को दी थी। सुरैया की मां भी इस रिश्ते के बिल्कुल साथ थी, लेकिन सुरैया की नानी को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, और कारण था धर्म। देवानंद हिंदू परिवार से थे, सुरैया मुस्लिम परिवार से थी, और यहाँ तक कि उनकी नानी को तो इन दोनों का पर्दे पर भी एक साथ दिखना पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इनको रोका गया, परेशान किया गया, बहुत कुछ किया गया। उनको सुरैया जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी करीबी हमारे लोग थे उनको घर पर बुलाया जाता था, और वो मुझे समझाते थे कि देवानंद से अगर जो शादी आपकी, ये बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ तक कि नादिरा के जो पहले पति थे नक्शर, वो तो उनके पास कुरान शरीफ तक लेकर आ गए थे कि इसके ऊपर हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम देवानंद से कभी शादी नहीं करोगी। यहाँ तक बात बढ़ गई थी। और मामा ने तो यहाँ तक धमकी दे दी थी कि अगर
तुमने देवानंद से शादी करने की कोशिश की तो हम देवानंद को जान से मरवा देंगे। और यहां तक भी कहा गया कि अगर तुम दोनों की शादी हुई तो देश में दंगे हो जाएंगे। इन सब बातों से सूर्या जी बहुत घबरा गई थी। फिर इनके ऊपर पहरे बढ़ा दिए गए। तो इन दोनों ने फैसला किया कि हम लोग ऐसा करेंगे, किसी फिल्म के सीन के दौरान ही शादी कर लेंगे। और उन्हें मौका मिला। इनकी एक फिल्म आ रही थी जीत, उस फिल्म में इन दोनों की शादी का एक सीन था। और उस शादी के सीन में उन्होंने क्या किया कि असली पंडित बुला लिया, और वो असली पंडित उस सीन में असली मंत्र बोलकर शादी करवाने वाला था कि किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये सारी जानकारी फोन पर सुरैया की नानी को दे दी। सुरैया की नानी वहां पर आई और सुरैया को जबरदस्ती खींचती हुई घर ले गई। लेकिन दोनों बस मुलाकात का सिलसिला बहुत खत्म हो गया। नानी हर सेट पर साथ में आने लगी, नजर रखने लगी एक एक मिनट एक एक सेकंड पर। तो देवानंद साहब ने सुरैया की माँ को फोन किया और सुरैया की माँ ने इनको कहा कि ठीक है लोग मुलाकात करवा देती है। रात के 12:30 बजे देवानंद साहब अपना इनका एक दोस्त था, वो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसे साथ लेकर सुरैया के घर पहुंचे। सुरैया जी पहले ही छत पर इनका इंतजार कर रही थी। जब ये दोनों मिले तो आधा घंटा दोनों गले लगकर आपस में रोते रहे। और उसके बाद क्योंकि ये समझ चुके थे कि हम एक हो नहीं सकते हैं, तो इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। और कहा जाता है कि जो अंगूठी देवानंद साहब ने सुरैया को दी थी वो इन्होंने समुद्र में फेंक दी। अब ये रिश्ता फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये थी सुरैया और देवानंद के प्रेम की जानकारी जो आपने कही थी। मतलब उनका फिर विवाह हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ। उनका विवाह हुआ कल्पना कार्तिक के साथ। कल्पना कार्तिक के साथ उनकी शादी। और ये भी एक बड़ी अजीब सी कहानी है कि कल्पना कार्तिक जी उनके साथ एक पिक्चर में काम कर रही थी। पिक्चर का नाम था टैक्सी ड्राइवर। ये दोनों भी एक दूसरे से थोड़ा पहले से जुड़ गए थे, अटैच हो चुके थे, शादी का फैसला कर लिया था। और टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक दिन लंच ब्रेक में इन्होंने कोर्ट से रजिस्ट्रार को बुलाया। शूटिंग से स्टूडियो से बाहर निकले और पास के एक जनरल स्टोर में गए और वहां पर जाकर इन्होंने अंगूठी एक्सचेंज की और रजिस्ट्रार के पास साइन करके और कोर्ट मैरिज कर ली लंच ब्रेक में। और वापस आकर फिर शूटिंग पूरी की। तो ये कल्पना कार्तिक से इन्होंने शादी की और उनकी एक बेटी भी हुई, एक बेटा हुआ। बेटे का नाम था सुनील आनंद, जिसके साथ इन्होंने पिक्चर भी की जिसका नाम था आनंद ही आनंद। ये चाहते थे कि सुनील आनंद की फिल्मों में आ जाए, लेकिन वो हिट नहीं हो सके। और जो बेटी थी है देवीना आनंद। ये देवीना नाम जो था एक्चुअली देवानंद जी ने और सुरैया जी ने अपनी बेटी के लिए सोचा था, लेकिन बाद में देवानंद ने वही नाम अपनी और कल्पना कार्तिक जी की बेटी के लिए रखा नाम देवीना आनंद। अभी आपने हमें सुरैया जी का किस्सा सुनाया जिनमें ये था कि बहुत कठिनाई थी, लेकिन मुझे इनका एक और लव अफेयर कह सकते हैं कि जीनत अमान के साथ का याद आ रहा है। वो किस्सा क्या था? चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इन्होंने एक पिक्चर में आई थी, बहुत मशहूर पिक्चर थी, हरे रामा हरे कृष्णा। उसकी स्क्रिप्ट लेकर गए मुमताज जी के पास। इन्होंने मुमताज जी को स्क्रिप्ट सुनाई। सारी स्टोरी सुनने के बाद मुमताज ने पूछा वो जो लीड रोल इसमें वो रोल कौन कर रहा है? तो देवानंद साहब ने कहा वही रोल तो तुम्हारे लिए ले जाए। तो मुमताज कहने लगी नहीं, वो आपकी बहन का रोल है और मैं आपको भाई बहन की दृष्टि से देखती हूँ। आप मेरे लिए एक रोमांटिक हीरो है, मैं आपको भाई की दृष्टि से देख ही नहीं सकती, तो मैं वो रोल कैसे करूंगी? ये इनजस्टिस होगा, मैं रोल नहीं करूंगी। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं दूसरा रोल जरूर कर लूंगी जिसमें मैं आपकी हीरोइन हूँ। हालांकि वो रोल बहुत छोटा था। तो देवानंद साहब कहते ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं उसको दूसरा रोल दे देता हूँ। और जो दूसरा रोल दिया, आप अगर हरे रामा हरे कृष्णा देखेंगे तो आपको 2 गानों में मुमताज जी नजर आएंगी। एक गाना है घुंघरू का बोले, उसमें एक तरफ प्रेम चोपड़ा खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ देवानंद जी के साथ राजेंद्र नाथ खड़े हुए हैं। काफी भीड़ है और उसके बीच में रोड पर गाना हो रहा है घुंघरू का बोले, वो गाना देखिएगा। और दूसरा गाना जो बहुत मशहूर भी हुआ था जिसमें नजर आई थी मुमताज जी, वो गाना था कांची रे प्रीत मेरी सांची नाजा नजा दिल तोड़ के। तो वो 2 रोल में मुमताज जी नजर आई।
लेकिन जो लीड रोल था उसकी बात करते हैं कि अगर आपने जीनत अमान जी की बात की थी, तो जीनत अमान जी ने अपनी 1970 से 2 फिल्मों से शुरुआत की थी, एक थी द एविल और एक थी हलचल। लेकिन ये दोनों की दोनों फिल्में विजिट हुआ, तो जीनत अमान जी ने मन बना लिया था कि वो अपनी माँ के पास वापस चली जाएंगी जर्मनी। लेकिन इन्हीं दिनों जब मुमताज जी ने वो बहन का रोल करने से मना कर दिया, तो देवानंद साहब आ गए जीनत अमान के पास, इनको रोल करने के लिए कहा। तो जीनत अमान जी कहती ठीक है चलो ये भी एक रोल करके देख लेते हैं, और वही रोल था जिसने जीनत अमान जी को एक रातों रात एक्ट्रेस बना दिया फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने काफी फिल्में की जीनत अमान जी के साथ, हीरा पन्ना की, इश्क 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 की, प्रेम शास्त्र की, वारंट की, डार्लिंग डार्लिंग की, कलाबाज की, बहुत पिक्चरें की इन्होंने जीनत अमान जी के साथ। और ये जीनत अमान जी को एक्चुअली पसंद करने लगे थे, ये लव अफेयर नहीं था, ये वन साइडेड था। और इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है रोमांसिंग विद लाइफ, उसमें इन्होंने लिखा है कि उस समय मेरी उम्र थी 48 साल और जीनत की थी 20 साल। मैं उसे पसंद करने लगा था, कहीं भी जब जीनत अमान जी की बात होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जहां मेरी बात होती थी तो जीनत को बहुत अच्छा लगता था। हम लोग कहीं ना कहीं अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे, और मैंने मन बना लिया था कि मैं उसे प्रपोज करूं। और प्रपोज करने के लिए इन्होंने जगह जो चुनी थी वो था होटल ताज, जहां पर ये पहले भी जीनत अमान जी के साथ 2-3 बार लंच कर चुके थे, डिनर के लिए बुला लिया वहां पर। और देवानंद जी के बहुत अच्छे दोस्त है राज कपूर जी, उनको भी बुला लिया कि चलो उनके सामने प्रपोज किया जाएगा। उस पार्टी में जब राज कपूर जी ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली, शराब ज्यादा पी ली, तो उन्होंने नशे में अपनी बाहें जीनत जी की ओर बढ़ा दी और जीनत जी भी आके राज कपूर के सीने से लग गई। बस इतना देखना था कि देवानंद जी का दिल टूट गया और उन्होंने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। सन 2018 में जीनत अमान जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि देवानंद जी मेरे लिए एक मॉडल थे, एक रोल मॉडल थे। नवकेतन ने मुझे एक्ट्रेस बनाया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि देव साहब जी मुझे प्यार करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे। ये मेरे लिए टोटली क्लूलेस था, ऐसी कोई भी बात की जानकारी मुझे नहीं थी। तो ये था किस्सा जीनत अमान जी का और देवानंद साहब का। जी रोजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोजा जी का शायद लिंक टूट गया है। चलिए खैर, जब तक रोजा जी हमसे नहीं जुड़ती हैं तब तक मैं उनके कुछ देवानंद साहब के और कुछ किस्से जो है आपके साथ साझा करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। एक फिल्म की बात करते हैं, बाजी की। जब बाजी की शूटिंग चल रही थी उसमें गीता बाली जी थी लीड रोल में देवानंद साहब के साथ, और के.एन. सिंह थे उसमें विलन। तो के.एन. सिंह और देवानंद ने रात को थोड़ी ड्रिंक की, शराब ज्यादा पी ली देवानंद साहब ने, और उसके बाद ये गीता बाली जी को छोड़ने उनके घर जा रहे थे। उनके पास इम्पाला कार हुआ करती थी उसमें सफेद रंग की, तो उस इम्पाला कार में जा रहे थे। ये नशे में हल्की सी झपकी लगी और इनकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। पेड़ से जाकर टकराई, देवानंद साहब की रिब्स पर काफी चोट आई, ब्रेक हो गई, और साथ ही गीता बाली जी के सिर पर बहुत चोटें लगी। तो क्या हुआ कि लोग आनंद फानन में पुणे के सैसुन हॉस्पिटल में ले गए। पुणे के उस सैसुन हॉस्पिटल में देवानंद साहब को जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया, वो वंडरफुल डॉक्टर, ही वाज अ वंडरफुल डॉक्टर। और देवानंद साहब को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे ऑफर किया और वो फिल्म इंडस्ट्री में उसे लेकर आए, और उस ने कई कैरेक्टर रोल्स प्ले किए उसके बाद हिंदी बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म सिनेमा में, और उसका नाम था डॉक्टर श्रीराम लागू। डॉक्टर श्रीराम लागू को आप सभी मेरे ख्याल में जानते होंगे, बहुत से चरित्र भूमिकाएं उन्होंने हिंदी सिनेमा में निभाई है। लेकिन देखिए किस तरह से एक डॉक्टर से एक एक्टर बनाने में उन्हें भूमिका रही देवानंद साहब की। अभी चलिए एक किस्सा मैं सुना रहा था। रोजा जी आप जुड़ गई हैं या नहीं, आई जान लो। रोजा जी क्या, नहीं मेरा ख्याल रोजा जी अभी जुड़ी नहीं है। तो चलिए इसी तरह के और किस्से आपके साथ साझा करते हैं। मुझे कुछ और भी किस्से याद आ रहे हैं। एक किस्सा याद आ रहा है इनका धोती को लेकर। इन्होंने शुरुआती कुछ फिल्मों में कुर्ता और धोती पहनी थी, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि मेरे पर क्योंकि कोट पैंट वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लगती है तो आज के बाद मैं धोती नहीं पहनूंगा, और इन्होंने धोती पहनना बिल्कुल बंद कर दिया। इनकी एक पिक्चर आई थी बनारसी बाबू, जिसमें इन्हें एक गाना गाना था
संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और गाने में कंडीशन ये थी कि आपको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, लेकिन देवानंद जी फैसला कर चुके थे कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा नहीं कभी भी। तो उन्होंने उस गाने को फिल्माने से कर दिया पूरी तरह से इनकार, और इसीलिए वो गाना फिल्म में नहीं रखा गया। जब वो गाना फिल्म में नहीं रखा गया तो कुछ सालों बाद की बात है, डॉन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो जब डॉन की पूरी शूटिंग हो गई, पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, तो डॉन के जो निर्देशक थे, निर्माता थे, उन्होंने वो फिल्म मनोज कुमार जी को दिखाई। मनोज कुमार जी ने जब वो फिल्म देखी तो मनोज कुमार जी ने कहा फिल्म तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इंटरवल के बाद इसमें एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो लोगों को फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो एक गाना यहाँ जरूर चाहिए। तो कल्याण जी आनंद जी उस फिल्म में भी थे, और उस समय उनके साथ उनका छोटा भाई बैठा हुआ था बबला। तो बबला ने कहा कल्याण जी आनंद जी से कि भाई साहब, जो आपने वो गाना देवानंद साहब के लिए बनाया था, बनारसी बाबू के लिए, क्यों ना वो यहाँ पर डाल दिया जाए। बात कल्याण जी आनंद जी को पसंद आ गई और वो गाना डाल दिया गया डॉन में, और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। गाना आप सभी को बताया खैके पान बनारस वाला, दरअसल वो बनारसी बाबू के लिए था, क्योंकि धोती पहनी थी, इसलिए बनारसी बाबू में नहीं फिल्माया गया, वो गाना आ गया असल में डॉन में। रोजा जी हमसे जुड़ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि हमसे चर्चा आगे शुरू सर, मैं माफी चाहूंगी और दर्शकों से भी माफी चाहूंगी, मेरी तरफ नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, इस वजह से मैं ऑफलाइन चली गई थी और मैं वापस रिकनेक्ट किया है। तो हमारी चर्चा का सिलसिला आगे शुरू करें, या सर जो किस्सा आप सुना रहे थे आप उसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, आप चर्चा आगे चलाइए। मैंने उनको एक धोती वाला किस्सा बताया था कि किस तरह से उन्होंने धोती पहनने से इनकार कर दिया था। अच्छा, चलिए वो किस्सा हो गया, वैसे मैं जानने को इच्छुक थी। चलिए, आपने अभी जब जीनत अमान का किस्सा छेड़ा था तो आपने बताया कि उन्होंने उनका करियर बना दिया था, तो ऐसे ही मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे अभिनेताओं का करियर बनाया था, उसके विषय में कुछ प्रकाश डालते हुए बताइए। अभी जब आप ऑफलाइन हुई थी तो एक किस्सा मैंने उनके दर्शकों के साथ साझा किया था, उसमें भी इन्होंने एक कैरियर बनाया था, जो वो थे डॉक्टर श्रीराम लागू, जिनका कैरियर उन्होंने बनाया था। इसके अलावा भी उन्होंने और बहुत लोगों के कैरियर बनाए हैं। अब आपने सवाल पूछ दिया तो मैं उन सबका जिक्र करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फिल्म थी जंजीर, उसके निर्माता निर्देशक थे प्रकाश मेहरा, और उस जमाने में एक्चुअली जो फिल्म लिखी जाती थी वो हीरो को दिमाग में रखकर लिखी जाती थी, और प्रकाश मेहरा जी ने जंजीर लिखी थी देवानंद साहब को दिमाग में रखे। वो उनको एक्चुअली एक एंग्री यंग मैन के रूप में पेश करना चाहते थे। सारी स्टोरी सुनाई गई देवानंद साहब को। देवानंद साहब ने कहा स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, स्टोरी बहुत बढ़िया है, अब ये बताओ कि इसमें गाने किस किस सिचुएशन में हैं, कितने रोमांटिक गाने हैं, कितने कंपोज हो गए हैं, कितने होने हैं। जवाब सुनकर देवानंद साहब को बहुत हैरानी हुई कि इसमें कोई रोमांटिक गाना है ही नहीं और ना ही कोई नाच गाने का सीन है। दरअसल देवानंद की इमेज ओरिजिनल एक रोमांटिक हीरो की बनी हुई थी, और वो एक नाच गाने के बिना, एक रोमांटिक गाने के बिना फिल्म को एज्यूम नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि और एक बात ये भी थी कि उन दिनों देवानंद जी को घोस्ट डायरेक्टर कहा जाता था, क्योंकि फिल्म के निर्माण के दौरान इनका दखल अंदाजी बहुत होती थी फिल्म में। तो इन्होंने प्रकाश मेहरा जी से कहा, क्योंकि स्टोरी बहुत पसंद थी इसलिए पसंद, यार एक गाना भी डाल दो रोमांटिक। प्रकाश जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने फिर कहा यार एक गाना, एक नाच गाना कुछ तो डाल दो। प्रकाश मेहरा जी कहते नहीं, ये तो फिल्म ही और तरह की है। देवानंद साहब ने इनकार कर दिया कि फिर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। अब प्रकाश मेहरा जी गए जंजीर लेकर राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी का मिजाज थोड़ा अलग तरह का था। स्टोरी सुनी, 2 घंटे लगाए, पूरी स्टोरी सुनी, और उसके बाद कहने लगे जानी स्टोरी तो पसंद आई पर तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई। और ये कहकर प्रकाश मेहरा जी को भगा दिया। अब प्रकाश मेहरा जी क्या करते, प्रकाश मेहरा जी ने उस फिल्म में एक कैरेक्टर रोल के लिए प्राण जी को साइन किया था। प्राण जी उस रोल को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, क्योंकि वो किरदार उन्हें बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया प्रकाश मेहरा जी को कि आप इसमें अमिताभ जी को लीजिए, अमिताभ जी को। इस तरह वो फिल्म जो थी वो अमिताभ जी की के खाते में आई। और जंजीर के बाद अमिताभ जी कहाँ से कहाँ पहुंचे ये मुझे लगता है बताना जरूरी नहीं है, सभी को पता है। ये एक की बात हुई, सिर्फ एक अमिताभ बच्चन ही नहीं थे। एक और किस्सा है, एक फिल्म के लिए वो भी इन्हीं के लिए लिखी गई थी, देवानंद साहब के लिए फिल्म, मैं नाम बाद में बताऊंगा। फिल्म लिखी गई देवानंद साहब के लिए,
देवानंद साहब को बुलाया गया। वहां पर एक कैरेक्टर रोल के लिए भी ऑडिशन था, तो ऑडिशन में वहां पर लोग खड़े हुए थे और वहां पर धर्मेंद्र जी भी खड़े हुए थे। उस समय धर्मेंद्र जी नए नए थे, उनकी इतनी इंडस्ट्री में कोई जान पहचान थी नहीं। तो देवानंद साहब जब आए तो धर्मेंद्र को देखकर, उसके फिजिक को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट हुए, उसके पास जाकर बात करने लगे और उनसे पूछने लगे कहाँ से हो, कैसे आए, क्या करना चाहते हो। तो धर्मेंद्र जी ने बताया कि मैं एक्टर बनने के लिए आया हूँ, लुधियाना के सानेवाल पिंड से आया हूँ, हीरो बनना चाहता हूँ। तो देवानंद साहब अंदर गए, स्टोरी को पहले सुन चुके थे, तो उन्होंने जाकर डायरेक्टर से कहा कि फिल्म तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन ये मेरे लायक नहीं है। ऐसा करो, बाहर एक लड़का खड़ा है, उसको बुलाओ, उसकी फिजिक, उसका रूप रंग इस हीरो का बिल्कुल नाफिक है, ये फिल्म उसे भेजो आप। धर्मेंद्र जी को अंदर बुलाया गया, ऑडिशन दिया गया, निर्माता निर्देशक को भी पसंद आ गया और वो फिल्म उन्हें दे दी गई। और वो धर्मेंद्र के लिए सुपर डुपर फिल्म थी। पिक्चर का नाम था शोला और शबनम, सुपर डुपर मूवी। और वहां से धर्मेंद्र जी हिट हो गए। तो दूसरा अमिताभ जी, उसके बाद धर्मेंद्र जी, और तीसरे आते हैं। एक और पिक्चर इन्हें मिली, पिक्चर का नाम था, चलिए पिक्चर का नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको, ताकि थोड़ा सा आपने इंटरेस्ट बना रहे थे किसकी बात हो रही है। फिर ये थी फिल्मिस्तान स्टूडियो की, और उसमें हीरोइन के रूप में बतौर अमिता जी को साइन किया गया था, कमर सुल्ताना जी को। एक्चुअली जो कमर सुल्ताना थी या अमिता जी थी, वो फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक की शागिर्द थी और उनकी कई फिल्में पहले भी आ चुकी थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनकी हिट नहीं हो रही थी। इसलिए उनको देवानंद साहब के साथ पेश किया जा रहा था कि चलो देवानंद साहब हिट है तो उसके साथ अमिता भी हिट हो जाएंगी। लेकिन देवानंद साहब को ये बात पसंद नहीं आई कि एक ऐसी हीरोइन के साथ मैं पिक्चर करूंगा जिसे लोग जानते नहीं है, जिसकी कोई हिट फिल्म नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने उस पिक्चर के जो स्टोरी राइटर थे वो तो नासिर खान, और नासिर खान जी ने वो स्टोरी लिखी ही इनके लिए थी, देवानंद के लिए। उन्होंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने फिल्मिस्तान के प्रोड्यूसर से भी कहा कि आप हीरोइन बदल दो, लेकिन हीरोइन तो उन्होंने बदलनी नहीं थी क्योंकि उनकी शागिर्द थी, उन्होंने हीरो बदल दिया। और हीरो बदल दिया तो किसको लिया गया? हीरो के लिए नाम सजेस्ट किया गया शम्मी कपूर जी का। नासिर हुसैन जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था शम्मी कपूर जी में, क्योंकि जो स्टोरी लिखी थी उसको नासिर हुसैन के अनुसार शम्मी कपूर उसमें फिट नहीं बैठते थे। और उस समय शम्मी कपूर भी 2-3 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे और उन्होंने मन बना लिया था कि अब मैं आसाम में जो टी गार्डन्स हैं, चाय के बागान, वहां पर जाकर मैनेजर का काम करूंगा। तो जब ये फिल्म उन्हें पता लगी तो वो आ गया वहां पर। तो नासिर हुसैन साहब तो तैयार नहीं थे, लेकिन शम्मी कपूर जी नासिर हुसैन जी को ले गए डिनर पर, और डिनर पर जाकर उनको किसी तरह समझा बुझाकर मना लिया, तैयार कर लिया, और वो फिल्म साइन हो गई। और जब साइन हो गई फिल्म, उन्हें मिल गई, उन्होंने फिल्म की, और फिल्म वो भी सुपर डुपर हिट, शम्मी कपूर हिट। फिल्म का नाम था तुम सा नहीं देखा। अकेले एक फिल्म तुम सा नहीं देखा नहीं, इसके अलावा दिल दे के देखो, ये भी फिल्म देवानंद जी के लिए थी। देवानंद जी ने मना किया, शम्मी कपूर जी के हिस्से में आई, वो सेकेंड हिट। एक और पिक्चर थी मिस्टर हिटलर, देवानंद जी के लिए थी, देवानंद जी को पसंद नहीं आई, निकल गई उनके हाथ से, शम्मी कपूर जी के पास आई, शम्मी कपूर जी ने फिल्म की, फिल्म सुपर हिट हो गई। और बाद में फिल्म का नाम भी चेंज कर दिया गया, फिल्म का नाम किया गया जंगली, और वहां से शम्मी कपूर जी बन गए याहू हीरो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू हीरो के नाम से मशहूर हो गए। तो ये भी कहा जा सकता है कि शम्मी कपूर जी को बनाने के पीछे भी देवानंद जी का हाथ था, क्योंकि 3 हिट फिल्में शम्मी कपूर जी की, तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, जंगली, ये सब देवानंद जी के थ्रू ही उनके पास आई थी। एक और नाम मुझे याद आ रहा है, नंदा जी का। अगर देवानंद साहब ना होते तो डेफिनेटली नंदा जी गुमनामी के अंधेरों में गुम गई होती। दरअसल नंदा जी ने अपना कैरियर शुरू किया था 1951 में बेबी नंदा के रूप में। इन्होंने कई फिल्में की बेबी नंदा के रूप में, जुगनू की, अंगारे की, बंदिश की, और उसके बाद एक पार्टी में ये सारी जानकर आई, तो वहां पर इन पर नजर पड़ गई वी शांताराम जी की। तो वी शांताराम जी को लगा लड़कियां बड़ी हो रही है, अब ये चाइल्ड एक्ट्रेस के रोल में इसको कोई और रोल दिया जाए। तो उन्होंने एक फिल्म किया, इसके बाद तूफान और दिया, जिसमें एक टाइटल सॉन्ग था, ये कहानी है दिए की और तूफान की, उसमें उन्हें लीड रोल दिया गया। फिल्म में हीरो था राजेंद्र कुमार जी। इनका लीड रोल तो था, लेकिन वो लीड रोल था इनका राजेंद्र कुमार की बहन के रूप में। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको हर फिल्म में बहन के रूप में मिलने लगे, बहन भाभी, बहन भाभी, बहन भाभी, हर फिल्म में। तो उनके ऊपर टाइप हो गया बहन और भाभी का रोल। इन्होंने
बहुत सी फिल्में देवानंद साहब के साथ भी की, जैसे भाभी की, छोटी बहन की, काला बाजार की। काला बाजार के बारे में आपको बता दूं कि काला बाजार ऐसी पहली फिल्म है जिसमें देवानंद, चेतन आनंद और विजय आनंद तीनों भाइयों ने एक्टिंग की है उस फिल्म में, काला बाजार में। और उसमें भी नंदा थी, तो लेकिन नंदा उसमें भी क्योंकि बहन और भाभी टाइप का रोल था, तो वहां पर भी इसकी बात नहीं बनी। लेकिन उसकी शूटिंग के दौरान, काला बाजार की शूटिंग के दौरान देवानंद की नंदा से दोस्ती बहुत अच्छी होगी और उस दोस्ती का कर्ज चुकाया देवानंद साहब ने अपनी अगली पिक्चर में। इन्होंने नंदा जी को रोल दे दिया हीरोइन का। इनको विजयानंद साहब ने मना भी किया कि ये तो भाभी और बहन के रोल में टाइप है, उसको लीड रोल मत दो, लेकिन नंदा का रोल दे दिया गया। 1952 के बाद 1961 में, यानी कि 9 साल बाद नंदा को हीरोइन के रूप में रोल मिला। पिक्चर का नाम था हम दोनों। पिक्चर हो गई हिट देवानंद नंदा के साथ, और नंदा बन गई हीरोइन। बहन पहले चाइल्ड आर्टिस्ट, उसके बाद बहन, भाभी, और वहां से बन गई हीरोइन। इस पिक्चर में हम दोनों में एक्चुअली देवानंद का बड़ा रोल था। उसमें एक इनकी हीरोइन थी नंदा और दूसरी थी साधना। नंदा के जो पहले पति थे उनकी जंग में मौत के बाद दूसरे देवानंद की एंट्री होती है और दूसरा देवानंद जो है उसकी हीरोइन है साधना। हालांकि इस पिक्चर में भी नंदा के हाथ सिर्फ बहनी का रोल हो रहे थे सारे, जितने भी रोमांटिक सीन थे, रोमांटिक गाने थे, वो सब साधना के हिस्से में आए थे। लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म के बाद नंदा जो थी वो बतौर हीरोइन जो थी वो एस्टैब्लिश हो गई। तो इस तरह कई फिल्मी कैरियर इन्होंने बनाए और भी ऐसे नाम है जिनके उन्होंने कैरियर बनाए। तो चलिए इस वार्ता को यही समाप्त करते हैं। आगे की वार्ता क्या आगे बोलिए दुर्गा जी, और किस बारे में चर्चा की जाए? अच्छा सर, अभी तक हमने देवानंद साहब के बचपन के बारे में जाना, उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में जाना, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में जाना, और अभी आपने उनके भाइयों के बारे में बताया। इनके और भी रिश्तेदार जो थे, उन रिश्तेदारियों के बारे में भी बताइए कुछ। इनके रिश्तेदारियां काफी हैं और जैसे जैसे मैं नाम लेता जाऊंगा आप कहेंगे, सोचने में भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये भी रिश्तेदार हैं, वो भी हैं। सर हम हैरान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं बात इनकी पत्नी से ही शुरू करूंगा, कल्पना कार्तिक जी से। दरअसल कल्पना कार्तिक जी का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1931 को लाहौर में, और ये भी एक पंजाबी ईसाई फैमिली में थी। इनका जो बचपन का नाम था वो था मोनिका सिंह। 5 साल की उम्र में इनका नाम चेंज करके मोना सिंह कर दिया गया। पिता उनके गुरदासपुर में तहसीलदार थे, बटवारे के बाद शिमला में आकर बसते थे और शिमले के सेंट बीट्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी। वहीं पर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इन्हें मिस शिमला का खिताब मिला था और इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देवानंद के भाई चेतन आनंद भी वहीं पर मौजूद थे अपनी पत्नी उमा आनंद के साथ। दरअसल उमा आनंद जो थी वो इनकी मोनिका सिंह यानी कि कल्पना कार्तिक की चचेरी बहन थी। तो चेतन जी को इनकी शक्ल पसंद आ गई और इन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया और उनका नाम भी कल्पना कार्तिक जो था वो चेतन आनंद जी ने दिया। मोना सिंह से कल्पना कार्तिक बनाया इन्हें चेतन आनंद जी ने। और इन्हें बाजी फिल्म में जो कि 1951 की नवकेतन प्रोडक्शन की फिल्म थी उसमें एक डॉक्टर का रोल मिला इन्हें। और नवकेतन की बाद में आने वाली कुछ फिल्मों में इन्हें बतौर नायिका भी काम करने को मिला, जिसमें एक पिक्चर थी टैक्सी ड्राइवर। और किस तरह टैक्सी ड्राइवर के दौरान लंच ब्रेक में उनकी देवानंद जी से शादी हुई उसका जिक्र मैं आपको पहले से ही कर चुका हूँ। इसके बाद बाजी के बाद इन्होंने फैसला किया था असल में बाजी से पहले ही कि हम चुपचाप शादी करेंगे और किसी को बताएंगे नहीं और बाद में दावत देंगे। और ये स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने किस तरह चुपचाप लंच ब्रेक में शादी की और उसके बाद 1 हफ्ते बाद जाकर लोगों को दावत दी कि हमने शादी कर ली है। इनके बेटा है सुनील नारायण, वो मैंने आपको पहले बता दिया, देवीना है वो भी आपको पहले बता दिया। अब इनके भाइयों पर आते हैं। देवानंद में असल में 4 भाई थे। इनके सबसे बड़े भाई जो थे वो थे मनमोहन आनंद जी। और मनमोहन आनंद जी जो थे वो पेशे से एडवोकेट थे, फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा दूर रहे और उनका परिवार बाद में कनाडा में ओटावा में जाकर बस गया था। तो इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ कोई इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है इनका। दूसरे भाई थे इनके चेतन आनंद। 3 जनवरी 1915 को पंजाब में गुरदासपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी लाहौर में। दून स्कूल में इन्होंने हिस्ट्री के टीचर के रूप में भी काम किया था और उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था 1944 में फिल्म राजकुमार से बतौर एक्टर।
और उसके बाद उन्हें निर्देशन का, डायरेक्शन का मौका मिला फिल्म नीचा नगर से। और नीचा नगर ये वो फिल्म है जिसे कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था, जहां से हिंदी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। ये वो फिल्म थी नीचा नगर। इसके बाद उनके साथ उन्होंने बाद में नवकेतन साहब होकर हिमालयन फिल्म्स भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। अगर उनकी कुछ खास फिल्मों की बात करें तो उसमें हकीकत, आखिरी खत, हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, बहुत सी फिल्में हैं। इन्होंने इवन दूरदर्शन के लिए भी परमवीर चक्र नाम का एक सीरियल बनाया था 90 के दशक में, और भी सफल धारावाहिक इन्होंने बनाए थे। और चेतन आनंद जी की पत्नी उमानंद, दरअसल उनका असली नाम था उमा बनर्जी, पढ़ाई शादी के बाद उमानंद हो गया था। इन्होंने लाहौर के कॉलेज से पढ़ाई की थी और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। इनके दो बेटे हैं, उमा जी के और चेतन जी के, केतन आनंद और विवेकानंद। चेतन आनंद जी का नाम प्रिया राजवंश जी से भी बहुत जुड़ा रहा, जो कि उनकी हीरोइन थी। हालांकि प्रिया राजवंश जी ने इसका कभी न तो इजहार किया न खंडन किया। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद जी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके दूसरे भाई एक और थे, विजय आनंद, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में गोल्डी आनंद के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1934 को लाहौर में, और इनकी पढ़ाई हुई थी मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में, ग्रेजुएशन। और उन्हीं दौरान उन्हीं दिनों में इन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया है, स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू किया था इन्होंने। तो 60 और 70 के दशक की अगर बात करें तो ये इन्हें बेहद सफल निर्माता निर्देशक माना जाता है। इनकी निर्देशित फिल्मों में अगर आप देखें तो गाइड है, जॉय थीफ है, तीसरी मंजिल है, जॉनी मेरा नाम है। और जॉनी मेरा नाम से मुझे याद आया कि जब जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई थी तो फर्स्ट शो देखने के लिए शायद जमशेदपुर में, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, शायद जमशेदपुर में थिएटर में गोलियां चल रही थी और 2 छात्रों की मौत भी हो गई थी। मतलब किस कदर लोग देवानंद के दीवाने थे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट शो देखने के लिए गोलीबारी हो गई और 2 छात्रों की मौत भी हो गई। तो खैर ये वो फिल्में थी जिन्हें गोल्डी आनंद जी ने निर्देशित किया। और दूरदर्शन में 90 के दशक में इन्होंने एक जासूसी धारावाहिक बनाया था, तहकीकात, और उसमें जो इन्होंने रोल किया था, वो जिन्होंने 90 के दशक में धारावाहिक देखे हैं उन्हें जरूर याद होगा कि उनका रोल था डिटेक्टिव सैम का, जो कि बहुत मशहूर हुआ था। अब विजय आनंद जी की फैमिली की बात करें तो उनकी पहली पत्नी थी लवलीन, जिसके साथ उनका तलाक हो गया था, और दूसरी पत्नी थी सुषमा कोहली, जो रिश्ते में उनकी भांजी लगती थी। 23 फरवरी 2004 को दिल का दौरा करने से इनकी भी डेथ हो गई थी, विजय आनंद जी की भी। और इनके एक बेटे हैं वैभव आनंद, जिन्होंने रवि चोपड़ा जी के साथ और सूरज बरजात्या जी के साथ काम किया है असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। इन्होंने फिल्म में काम करने की बहुत कोशिश की। बहुत लंबे टाइम के बाद इन्हें एकता कपूर की वेब सीरीज में अब मौका मिला था, क्या नाम था उसका, द वर्ल्ड नानावती वर्सेस स्टेट, उसमें उन्हें मौका मिला था बतौर एक्टर काम करने का। अब इनके मेन रिश्ते पर आ रहे हैं। अभी तक मैंने जो रिश्ते बनाए वो खास नहीं थे, अब खास पर आ रहे हैं। इनकी एक बहन थी शीलकांता कपूर, और यहाँ से इनकी फिल्मी रिश्तेदारियां आपको पता लगेंगी। शीलकांता कपूर की जो हस्बैंड थे वो थे कुलभूषण कपूर, जो कि डॉक्टर है। शीलकांता कपूर के जो बेटे हैं उनको आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर। यानी कि आप ये समझिए कि शेखर कपूर देवानंद जी के सगे भांजे हैं, देवानंद जी की बहन के बेटे हैं शेखर कपूर। और उनकी करियर बनाने में भी देवानंद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। चाइल्ड एक्टर के रूप में इन्होंने ही लॉन्च किया था। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ अगर देवानंद जी की बहन जो शीलकांता कपूर, उनके बेटे का हमने जिक्र किया, अब उनकी बेटियों का जिक्र करें। उनकी एक बेटी थी नीलू कपूर। नीलू कपूर के जो पहले पति थे वो थे नवीन निश्चल। एक और रिश्ता नवीन निश्चल बहुत मशहूर अभिनेता रहे फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन नवीन निश्चल से उनका तलाक हो गया, बाद में दूसरी शादी हुई उनकी। और दूसरी बेटी उनकी देखिए, दूसरी बेटी शीलकांता कपूर की अरुणा कपूर। उनके पति कौन है? अब एक और हैरानी की बात, उनके पति है परीक्षित साहनी, यानी कि बजाज साहनी के बेटे। अब एक और रिश्तेदारी देखो, परीक्षित साहनी के साथ भी निकल आई। अब तीसरी बेटी उनकी है सोहेला कपूर। सोहेला कपूर खुद एक एक्ट्रेस है और उनकी बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी, रुक्मावती की हवेली, प्रेत,
देवी दास देवी और भी बहुत फिल्में, उपग्रह शंकर एक लघु सीरियल आया था, लघु फिल्म थी, उसमें भी ये थी। तो बहुत से, तो सोहेला कपूर जो वो भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो ये इनके परिवार की जो जानकारी जितनी मुझे पता है वो मैंने आपके साथ साझा की है। मैं कहूंगी सर, इतना कुछ आपको याद है ना, मैं सुनकर मुझे ये हो रहा था कि मैंने 2 लाइन भी ढंग से अगर याद कर लूं इतना, तो बस बात ही अलग है। और लोग आपकी जानकारी को बहुत बहुत सराह रहे हैं, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनको आपका इतना सारा ज्ञान बहुत पसंद आ रहा है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देवानंद साहब का इंडस्ट्री में एज अ एक्टर लोगों ने उनको खूब पसंद किया, और डायरेक्टर के तौर पे भी उनके सिनेमा को काफी पसंद किया गया। तो इनका ये जो एक्टर और डायरेक्टर के अलावा वो प्रोड्यूसर बन के भी इंडस्ट्री में आए, और उन्होंने तो भी बहुत नाम कमाया तो ऑब्वियसली अवार्ड भी कमाए होंगे। मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? इनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और भी अवार्ड से उनकी बात में बात करूंगा। मुझे कुछ और याद आ रहा है असल में, मैं वो साझा करना चाहता हूँ आपको। जरूर। दरअसल 50 और 60 के दशक में भारतीय सिनेमा पर 3 हीरोज का दबदबा था। वो थे राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब। और दोनों की जोड़ी में तो उनकी फिल्में आई हैं। राज कपूर देवानंद की भी आई है, देवानंद दिलीप कुमार की भी आई है, दिलीप कुमार राज कपूर की भी आई है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आए। विजय आनंद साहब ने, यानी कि गोल्डी आनंद साहब ने एक बार इन तीनों को लेकर एक फिल्म बनाने की योजना, बंपर योजना बनाई थी। फिल्म का नाम था 1 2 3 4। और इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता मुशीर नियार तैयार भी हो गए थे, लेकिन जब स्क्रिप्ट सुनाई गई तो राज कपूर साहब को भी पसंद आ गई, देवानंद साहब को भी पसंद आ गई, दिलीप कुमार साहब को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको लगा कि इसमें मेरा रोल इन दोनों के मुकाबले में कहीं छोटा है। तो इन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया और योजना रुक गई। और इन तीनों की एक फिल्म अगर आ जाती तो मेरा ख्याल इतिहास बन जाता, लेकिन वो फिल्म नहीं आ पाई, हम नहीं देख सके। ये तो बात में बीच में लाया था, आप अवार्ड की बात कर रही थी, तो 2001 में इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण अवार्ड मिला, पद्म भूषण सम्मान। 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, और 3 दिसंबर 2011 में तो लंदन में इनकी डेथ होगी उसके बाद। जी, चलिए, हमारे इंडस्ट्री का पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक रिश्ता तो है, जैसा भी है लेकिन रिश्ता तो है, और चर्चा में भी रहता है हमेशा। तो देवानंद साहब ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, और सरकार से परे हटकर बनाई थी, सरकार के साथ हाथ नहीं मिलाया था। और ये बात उस टाइम की इंदिरा गांधी सरकार को बड़ी खटकी भी थी, और काफी कंट्रोवर्शियल रहा था उनका पॉलिटिकल करियर। हालांकि लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था, लोग उनको काफी उनकी पार्टी से जुड़ना भी चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो आगे तक जाए, लेकिन सरकार ने उनको रोक दिया किसी ना किसी तरीके से। उस बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल सही, जैसे मैंने किशोर कुमार एपिसोड में आपको बताया था कि किशोर कुमार को के जो गाने थे वो ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पर बैन कर दिए गए थे संजय गांधी द्वारा। बिल्कुल कुछ वैसी ही कहानी हुई थी देवानंद साहब के साथ भी। 1977 आपातकालीन में उन्हें संजय गांधी और युवा कांग्रेस की तारीफ करने के लिए कुछ कहा गया था, लेकिन इन्होंने जवाब दे दिया और इन्होंने कहा कि मेरी जमीर की आवाज मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। उसके बाद इनके भी गाने, इनकी भी फिल्में दूरदर्शन पर बैन हो गई, यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो पर उनके नाम के संदर्भ में कोई भी बात करने पर बैन लगा दिया गया। कोई बात नहीं। 1977 के जब लोकसभा इलेक्शन आए तो वकील थे उन दिनों राम जेठमलानी हुआ करते थे, उन्होंने उन्हें कहा कि आप इंदिरा जी के खिलाफ हो तो आप ऐसा करो कि अब जनता पार्टी के साथ आ जाए, मोरारजी देसाई और चरण सिंह के आप साथ आ जाओ। ये सारी आप दुविधा में फंसे रहे, बगीचे में चहलकदमी करते रहे, लेकिन सुबह तक ये अपना मन बना चुके थे। इन्होंने मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण जी को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ मंच साझा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कुछ भाषण भी दिए जिसमें इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ये काफी बोले भी उन्होंने, आलोचना भी की उन्होंने, लेकिन बहुत जल्दी ही जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि नेता कोई भी हो, सब एक थाली के चक्कर रहते हैं, सब एक ही तरह के है। उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई
1979 में जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया जनता पार्टी से, चरण सिंह सरकार से इंदिरा गांधी जी ने समर्थन वापस ले लिया, 1980 के आम चुनाव आ गए, तो राजनेताओं को सबक सिखाने का इन्होंने फैसला किया। इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, पार्टी का नाम रखा नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, और उस पार्टी के समर्थन में बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, वी शांताराम, रामानंद सागर, जीपी सिप्पी, श्रीराम बोहरा, आत्माराम, IS जौहर, किशोर कुमार, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन विजया लक्ष्मी पंडित, ये सब इनके समर्थन में थे। तो मुंबई के मैदान में शिवाजी पार्क में इन्होंने एक रैली भी आयोजित की और उसमें काफी भीड़ भी जुटाई, और उस भीड़ को देखते हुए इंदिरा गांधी जी मजबूर हो गई और इन्होंने उनके पास एक संदेश भेजा कि आप हमसे हाथ मिला लो। लेकिन दयानंद जी ने अपने अंदाज में जवाब दिया, एक तानाशाह के साथ हाथ मिलाने का तो सवाल ही नहीं उठता, और उन्होंने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। 1980 के आम चुनाव से पहले बहुत सपने देख रहे थे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इनके साथ नानी पालकी वाला हुआ करते थे, उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भी इनकार कर दिया, और जब इन दोनों ने इनकार कर दिया तो और भी बहुत से नेता इनसे टूट गए, और करते 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 इनकी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया की दुकान बंद हो गई और इनका सपना धरा रह गया। दयानंद जी की ऑटोबायोग्राफी जो थी वो 26 सितंबर 2007 में रिलीज हुई, और उसे रिलीज किया, यहाँ पे देखिए, उसको रिलीज किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की ओर से। और उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का 75वां जन्मदिन था और दयानंद जी का 74वां जन्मदिन था, यानी तो दयानंद जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन भी सेम है। और उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी जी भी थी, और उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में दयानंद साहब ने डॉक्टर सिंह की भी बहुत प्रशंसा की, सोनिया जी की भी बहुत प्रशंसा की, और कांग्रेस के लिए उनके दिल में जितने भी ख्याल थे वो सब निकाल दिए उन्होंने, और पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए दूर हो गए। चलिए, अंततः रिवायती होता एक सवाल आपसे पूछूंगी, उनके आखिरी दिनों का सफर कैसा रहा? आखिरी दिनों का सफर से पहले मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1977 में इनके गाने बैन हो गए थे, तो यहाँ से मुझे एक और भी बात याद आ रही कि न सिर्फ 1977 में, एक बार क्या हुआ कि 1952 में इनकी एक पिक्चर बाजी से गाना था, आपने सुना होगा, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, हाँ, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। तो ये गाना उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो पर बजाने से बैन हो गया था, और ये गाने उन्हें और भी बहुत से गाने बैन हुए थे। रीजन क्या था, कारण क्या था कि उन दिनों केसकर हुआ करते थे सूचना और प्रसारण मंत्री, और उनको लगता था कि अगर हम इस तरह के वेस्टर्न सॉन्ग जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पर बजाएंगे तो भारतीय जो हमारे हारमोनियम या दूसरे वाद्य यंत्र हैं, गिटार, सितार हो गया, उनसे वो टूट जाएंगे, तो ये बंद कर दिया। लेकिन अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि उन्हीं दिनों रेडियो सिलोन शुरू हुआ, और रेडियो सिलोन पर शुरू हुआ बिनाका गीत माला, जिसे लेकर आए थे अमीन सयानी, उनके आते थे अमीन सयानी, और उन्होंने हिंदी बॉलीवुड के गाने वहां पर सुनाने शुरू किए, और ये कार्यक्रम बहुत मशहूर हो गया, बहुत फेमस हो गया। हुआ क्या कि TRP उनकी बहुत बढ़ गई और ऑल इंडिया रेडियो को लोगों ने सुनना बंद कर दिया, तो केसकर जी को अपना जो डिसीजन था वो वापस लेना पड़ा, और उसके बाद फिर ऑल इंडिया रेडियो पर जो बॉलीवुड के गाने थे वो शुरू हुए। तो एक और कहानी मुझे याद आ रही है, चलिए वो भी अब एंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहानी मुझे जो है वो, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि दयानंद जी सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं थे, रियल लाइफ के भी हीरो थे। इनकी जो गाइड फिल्म है, किस्सा मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो जाएगा रोजा जी, मुझे लगता है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो आप सुनिएगा, किस्सा बड़ा मस्त है, बहुत अच्छा किस्सा है। जब गाइड फिल्म असल में R.K. नारायण के उपन्यास पर गाइड पर आधारित थी। ये फिल्म हिंदी में भी बनी थी और इंग्लिश में भी बनी थी। पहले ये फिल्म बनी थी इंग्लिश में, और ये रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई।
आर के नारायण जी भी बहुत निराश हो गए थे, और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी निराशा जाहिर भी की थी देवानंद साहब को कि आपने मेरी फिल्म का क्या से क्या बना दिया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिंदी फिल्म बनाई। हिंदी में इन्होंने जब फिल्म बना रहे थे तो इन्हीं दिनों असल में चेतन आनंद जी को एक फिल्म की डायरेक्शन के लिए जाना पड़ता लद्दाख। फिल्म बनाता है हकीकत, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी रोल था, इंडियन आर्मी का भी रोल था, लड़ाई के सीन थे, और वो समय ही था जिसमें शूटिंग की जा सकती थी, क्योंकि बाद में गिरफ्तारी हो जाती। तो उस फिल्म का जो डायरेक्शन था वो आधा विजय आनंद जी के पास, यानी गोल्डी आनंद जी के पास, इसका गाइड का। तो गाइड का जो बाकी का हाथ है वो विजय आनंद जी ने किया, शूट किया, उनके निर्देशन में हुआ। और जब फिल्म रिलीज हुई तब उसका प्रीमियर आया। जब उसका प्रीमियर हुआ तो लगभग सभी बॉलीवुड के लोग उसे देखने गए, और आप सुनकर हैरान होगी कि किसी ने भी देवानंद जी को या विजय आनंद जी को बाहर आने के बाद कांग्रेचुलेशन नहीं कहा, क्योंकि सबको लगा था कि जैसे इंग्लिश वाली गाइड पिट गई, ये भी पिट जाएगी। लेकिन वो गाइड हिंदी बॉलीवुड सिनेमा का इतिहास बन गई। बहुत पर्दे पर भी अच्छा काम किया उसने, बहुत मशहूर हुई, बॉक्स ऑफिस पर भी उसने बहुत कमाई की। और इस गाइड के साथ मुझे किससे बहुत याद आ जाते हैं, मैं क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं। जब ये गाइड की शूटिंग कर रही थी उदयपुर में, आपके किस्से सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं, आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये गाइड की शूटिंग कर रही थी उदयपुर में, तो सिटी पैलेस और उसके पीछे पिछौला लेक वहां पर शूटिंग थी। तो देवानंद साहब वहां पर गाइड के रूप में थे, जैसे गाइड ने जो ड्रेसेस पहनी होती है उस ड्रेस में थे। तो फॉरेन से कुछ 8-10 लोग आए अंग्रेज, तो उन्होंने देखा कि इस आदमी को सब लोग गाइड कहकर बुला रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये गाइड है। तो उन्होंने उसको बुलाया और उससे इंग्लिश में, क्योंकि ये भी इंग्लिश लिटरेचर में बीए की थी, उन्होंने इंग्लिश बोलने के पराठे थे, उन्होंने इंग्लिश में इनसे कहा कि हम आपको गाइड करना चाहते हैं, आप हमें गाइड कीजिए कि कैसे क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने उनसे उस जमाने में 40 रुपए लिए और सारा सिटी पैलेस उनको दिखाया 2 घंटे लगाकर, क्या है, कहाँ से आई चीज, कैसे बनी, पूरा जैसे गाइड बताते हैं। उसके बाद एक नाव ली, और एक नाव, ये नाव चलाना नहीं जानते थे, हालांकि नाव में उन्होंने 8-10 अंग्रेजों को बिठाया और खुद नाव चलाते हुए पिछोला लेकर गए, और उन्हें पिछोला लेक की सारी इतिहास हिस्ट्री बताई, और एक गाइड की तरह उनको घुमाते हुए बाहर ले आए। लगभग 2.5-3 घंटे का ये ट्रिप रहा, और उस 2.5-3 घंटों में उन 8-10 अंग्रेजों को अंदेशा भी नहीं हो सका कि ये आदमी गाइड नहीं है। जब वो बाहर आए तब लोगों से हमें पता लगा कि ये तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा अभिनेता है, बहुत बड़ा हीरो है, देवानंद है, ये गाइड नहीं है। लेकिन उन्होंने रियल गाइड की भूमिका निभाई और नाव चलाना ना जानते हुए भी नाव चलाने का रिस्क लिया। तो ये सिर्फ फिल्मी पर्दे के हीरो नहीं थे, ये रियल लाइफ के भी हीरो थे, और अपने जिंदगी के आखिरी समय तक उनकी जिंदगी का एक ही फलसफा रहा कि हर दम धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और अंत में तो मैंने आपको बताया ही है कि 2011 में उनकी डेथ हो गई। ये थी देवानंद साहब की जिंदगी। अंतिम समय तक, आखिरी समय तक ये बिल्कुल फिट रहे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी में कोई योगा नहीं किया, कोई एक्सरसाइजेज स्पेशल नहीं की अपने आप को फिट रखने के लिए। उसके बावजूद अगर आप इनके लास्ट डेज में इनको कोई वीडियो या कोई फोटो देखेंगे तो आपको इनसे ज्यादा यंग कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा। ये थे हमारे कमाल के देवानंद साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आज की शाम की चर्चा आपके साथ यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को देवानंद साहब से जुड़े कुछ फैक्ट जरूर बताना चाहूंगी। ये फैक्ट्स मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं याद कर लूं सारे, जैसे सर आप हर चीज याद रखते हैं और बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, लेकिन आदत से मजबूर, हम लोग आपकी तरह भी नहीं है। अभी मैं कोशिश कर रही थी, कुछ याद कर पाई, कुछ मैंने लिख के रखे हुए तो मैं पढ़कर बताना चाहूंगी। जैसे कि देवानंद साहब को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था, और जब वो अपनी मायानगरी आए, अपना करियर बनाने आए, तो शुरुआती दिनों में जब पैसे कम पड़ गए थे तो उनको अपना वो स्टैम्प कलेक्शन बेचना पड़ गया था। और जैसे कि सर हमें बता ही चुके हैं कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग के मिलिट्री में चिट्ठियां सेंसर करने का काम करते थे, तो उनको शौक भी एक आर्मी मैन बनने का था, लेकिन किस्मत देखिए उनको अदाकार बना दिया। और एक्चुअली उनके पिताजी जो थे ना, पिछोई देवानंद, वो चाहते थे कि देवानंद की नेवी में जाए, वो नेवी में भेजना चाहते थे, लेकिन किस्मत बॉलीवुड में लाना चाहती थी, तो खैर बॉलीवुड में आना ही था।
बॉलीवुड में आ गए सर, और अच्छा है आए, आए तो हम सबके दिलों पर उन्होंने बखूबी राज भी किया है। और इसके अलावा चेतन आनंद जी उनको जी अक्सर यूनियन टावर ऑफ पिज्जा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका जो शरीर था थोड़ा झुका हुआ रहता था, उनका स्टाइल उनकी जी, अदा इस तरह की थी कि चेतन आनंद जी ने उनको लीविंग टावर ऑफ पिज्जा कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये फैक्ट मुझे नहीं मालूम था। खैर चलिए, उन्होंने एक्टिंग करी, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने करा, स्क्रीन प्ले राइटिंग भी करी, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। और उनकी दिल के करीब उनकी कुछ 4 फिल्में थी, जिसमें से एक थी हरे कृष्णा हरे राम, देश परदेश, हम दोनों, और सर ने जिसकी अभी कहानी सुनाई गाइड मूवी। उनके दिल के बहुत करीब थी ये मूवी। देवानंद साहब ने हॉलीवुड में भी एक फिल्म करी। उनमें उनकी हीरोइन के तौर पर 2 हीरोइनें थी, एक थी जीनत अमान और दूसरी एक वियतनामीज एक्ट्रेस थी, और मूवी का नाम था द इविल विद इन। और लेकिन मैं 19 रोजी जी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टोक रहा हूँ। इन्होंने जी हॉलीवुड जी की फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन जिस फिल्म का आप जिक्र कर रही हैं वो रिलीज नहीं हुई थी। जी हॉलीवुड की एक फिल्म में मैंने काम किया था, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। रीजन ये था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले जो उसके डायरेक्टर थे उनका निधन हो गया था, और प्रोड्यूसर का भी निधन हो गया था, अच्छा इसलिए वो ओके फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। और इसलिए हॉलीवुड में काम करने वाले जो पहले अभिनेता हैं उनके बतौर शशि कपूर जी को जाना जाता है, अदरवाइज ये नाम शायद देवानंद जी का होता। अच्छा, चलिए ये भी एक नई बात हमें पता चली। अच्छा, 1969 में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में उनको बतौर जूरी आमंत्रित किया गया था। ये हमारे देश के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश से उस टाइम पर कोई जूरी की तरह उधर नहीं पहुंचा। वैसे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अब अवार्ड्स हमारे कई फिल्मों को मिले हैं, बट जूरी के तौर पर कोई नहीं गया था, तो वो गए थे सबसे पहले। इसके अलावा उन वो क्रिकेटर इमरान खान, जो आज के जमाने में आज के टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम था अव्वल नंबर, लेकिन इमरान खान ने फिल्म करने से मना कर दिया, तो फिर उसको उस फिल्म में आदित्य पंचोली को कास्ट किया गया था। इसके अलावा मुझे एक और बात पता चली थी कि देवानंद साहब को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो अपने दिल का जी मतलब हर एक दुख, या अगर वो खुश भी होते थे तो किसी को बताए ना बताए, लेकिन अपनी डायरी को जरूर बताते थे। और ताम्र उन्होंने डायरी लिखी बिना एक दिन मिस किए। वो डायरी को और, अपनी सांस जितना जरूरी समझते थे, जितना उनके लिए और सांस उसी लेना उसी जरूरी डायरी है। को और उसी डायरी जी को उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा के रूप में कन्वर्ट किया, रोमांसिंग विद लाइफ। जी 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 जी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगी कि हम सब जानते हैं कि आम और खास लोग उनके बहुत ज्यादा बड़े प्रशंसक भी रहे हैं, लेकिन डाकुओं को भी उनका मतलब डाकुओं में भी उनकी दीवानगी थी। एक बार फिल्म 9/2/11 की शूटिंग के टाइम वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रात रुके थे। तो रात को अचानक से गेट पर दस्तक होती है। जब गेट खोला जाता है तो देखते हैं कि सामने एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में तस्वीर लिए उनके सामने खड़ा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब आप कौन हैं, तो डाकू ने अपना परिचय डाकू के रूप में दिया कि हम डाकू हैं। और वो तस्वीर दिखाते हुए कहा कि हम इस तस्वीर में, ये जो तस्वीर है क्या ये आपकी ही है? सामने देवानंद साहब थे, तो उन्होंने बोला जी ये मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और इस तस्वीर पे आपके हस्ताक्षर लेना चाहते हैं। मतलब इतनी अजीबो गरीब उनकी फैन फॉलोइंग थी। इसके अलावा देवानंद साहब के ऑटोबायोग्राफी के बारे में खैर आपने हमें बता ही दिया कि रोमांसिंग विद लाइफ। और उनकी जो प्रोडक्शन हाउस के बारे में आपने हमें बताया, नव निकेतन उनका प्रोडक्शन हाउस था। उस प्रोडक्शन हाउस की एक खास बात थी कि उनकी एक फिक्स टीम थी जो उस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया करती थी। उस फिक्स टीम में उनके साथ थे शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन। लिरिसिस्ट के तौर पर उनके साथ जुड़े थे असद जयपुरी, मजनू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी, और प्लेबैक सिंगिंग पर हम सबके फेवरेट मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार और हेमंत कुमार रहे। और सर ने हमें बताया जैसे कि उनकी 3 दिसंबर 2011 को उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। और एक बहुत अजीब सा फैक्ट मैं दूंगी, जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी है उस दिन मेरी बर्थ एनिवर्सरी है।
3 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ और उस दिन हमने इन महान हस्ती को खोया। खैर मरणोपरांत जब वो उनका आखिरी दिन चल रहे थे तो उस टाइम पे वो इलाज के लिए ब्रिटेन गए हुए थे, लंदन थे, तो उनको दिल का दौरा पड़ा था और इस वजह से उनका जो अंतिम संस्कार था वो ब्रिटेन हुआ, लंदन में हुआ और बाद में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया और गोदावरी नदी में प्रवाहित किया गया। इन्हीं सब फैक्ट्स के साथ मैं आपसे आज की शाम के लिए विदा लेती हूँ। फिर अगले शुक्रवार जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार।